नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। हर सप्ताह हम आपके साथ हाजिर होते हैं तरह तरह के विषयों को लेकर और विशेषज्ञों की राय भी हम इस कार्यक्रम में आपको देते हैं। हमारा आज का विषय भी बहुत ही रोचक है। आज हम बात करने जा रहे हैं रबी की फसलों में लक्ष्य आधारित पैदावार के लिए खादों का प्रयोग कैसे हो, कितना हो और क्यों हो। इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में हैं डॉक्टर एसपी दीक्षित। आपको बता दें कि डॉक्टर एसपी दीक्षित पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से हमारे साथ हैं, जो कि मृदा विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। दर्शकों, आपको हम बताएं कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि रबी की फसल जो इन दिनों लगाई जा चुकी है और कई जगह पे लगाई जा रही है, उसमें लक्ष्य आधारित अगर आप पैदावार लेना चाहते हैं तो खादों का प्रयोग कैसे और कितना करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय क्या है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आती हैं। कृष्णा शर्मा जी, मैं किसान भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि रबी की फसलों में जैसे गेहूँ मुख्य फसल है, फिर जौ है, जौ ही लगाते हैं लोग, चना है, मसर है जी, आलू है, तोरिया इसके बाद लेते हैं, और राया वगैरह, सरसों है, गोभी सरसों वगैरह है जी। हाँ जी, ये फसलें और कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये दूसरी फसलें हैं जी। डॉक्टर दीक्षित, जब हम बात करते हैं कि पोषक तत्व जी, तो खादों से ही ये तत्व हमारे पौधों को पहुंचते हैं, तो कौन कौन से मुख्य तत्व हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे पौधों के लिए, खासकर रबी की फसलों में। पोषक तत्व किसान भाइयों और बहनों 18 पोषक तत्व जरूरी हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये पौधा जल और वायु से लेता है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, ये इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, इनको गौण तत्व कहते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों और बहनों और भी कुछ तत्व हैं जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, बेशक कम मात्रा में चाहिए लेकिन ज़रूरी है। जैसे लोहा है, जस्ता है, तांबा है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, कोबाल्ट है, ये कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने की बाकी मैंने पोषक तत्वों की बात की जी। तो जो हम देखते हैं किसी पौधे को जो हमारे खेतों में अभी लग चुके हैं, क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी है, पत्तों पे ये आता है या कहाँ पर आता है? जी, जैसे अभी मैं पालमपुर से किसान भाइयों और बहनों आ रहा था तो मैं गेहूं की लहराती हुई फसल देख रहा था जी। तो कई जगह मैं देख रहा था कि कहीं फसल पीली भी थी, तो पीलापन जो है, कई बार तो ऐसा है किसान भाइयों, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होगा तब भी पीली हो जाती है, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा नहीं है तो नाइट्रोजन की कमी कैसे होगी किसान भाइयों और बहनों। पौधे के जो निचले पत्ते होते हैं उसमें बी के आकार का, बी फॉर विक्ट्री, निचले पत्तों पर पीलापन हो जाता है, तो उसको हम किसान भाइयों और बहनों नाइट्रोजन की कमी कहेंगे। इसके अलावा फास्फोरस की कमी होगी तो निचले वाले पत्ते जो हैं वो बैंगनी कलर के हो जाएंगे बैंगनी कलर के हो जाएंगे। और जो पोटाशियम है, पोटाशियम की कमी होगी तो क्या होगा, जैसे आलू की फसल आजकल लगी हुई है किसान भाइयों के खेतों में, तो पोटाशियम की कमी में पत्ते जो किनारों से जल जाते हैं, ब्राउन हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएंगे, फिर जल जाएंगे, किनारों से निचले पत्ते जलेंगे, तो उसमें पोटाशियम की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की और पोटाशियम की में कमी किसान भाइयों को। बहुत खूब। और अगर इसके बारे में हमारे किसान भाई जानते हैं तो उनकी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। जब वो ऐसे लक्षण देखते हैं तो इमीडिएटली उसके उपचार की उन्हें ज़रूरत होती है। तो आपने हमें बताया कि पत्तों पर ये लक्षण आते हैं और अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी देखभाल की जाए। बात करेंगे हम सूक्ष्म तत्वों की, तो जो इम्पोर्टेंट आपने हमें बताया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन और पोटेशियम, तो किस तरह से ये फसलों को दिए जाने चाहिए? तो जैसे नाइट्रोजन है तो किसान भाई यूरिया दे सकते हैं। यूरिया का प्रयोग, यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन होती है। तो जैसे 1 किलो यूरिया अगर 1 किलो नाइट्रोजन किसान अगर देना चाहेगा तो उसको 2.2 किलो यूरिया देना पड़ेगा, यानी 46% होता है उसमें।
तो जो फास्फोरस है किसान भाइयों, वो आप सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा दे सकते हैं, और जो पोटाशियम है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश के द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर किसान कृष्णा मैडम जी वो क्या करते हैं, इफ़को डालते हैं। इफ़को मतलब 12 32 16। तो 12 किसान भाइयों, 12 का मतलब है 12% उसमें नाइट्रोजन है, 32 का मतलब है उसमें 32% फास्फोरस है, और 16 जो है वो 16% जो है वो उसमें पोटाशियम है। इसके अलावा देसी खाद के थ्रू भी वो डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, तो उसके द्वारा भी किसान भाई इसको पोषक तत्वों को दे सकते हैं। और अंग्रेजी खादें हैं तो मैंने ये आपको बता दी है। यानी रासायनिक खादों का भी व्यवहार कर सकते हैं, और साथ ही साथ देसी खाद की आपने बात की है। तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग देसी खाद की तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं, तो उससे भी हमें लगभग उतने ही पोषक तत्व हमारी मिट्टी को मिलते हैं। पोषक तत्व उसमें कम मिलेंगे, उपलब्धता ज़्यादा होगी। अच्छा। अगर हम अंग्रेजी खादों के साथ देसी खादें डालेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बिल्कुल। इस जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए हमें खादों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और उसके साथ हम देसी खादें डालेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जीवाणु शक्ति भी अच्छी रहेगी, और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी मिट्टी को मिलती रहेगी, उससे बढ़ेगी। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, दूसरी रासायनिक खाद्य, उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन मिट्टी परीक्षण किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। हमारे विषय में है आज लक्ष्य आधारित। जी। तो ये लक्ष्य आधारित क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे हमारी आम जो सॉइल टेस्टिंग होती है, जिसको कहते हैं हम कन्वेंशनल सॉइल टेस्टिंग, उसमें ऐसा है कि हम जो खाद डालते हैं, जैसे पोषक तत्व, जैसे नाइट्रोजन का आप कोई सैंपल लाए किसान भाई, उसमें नाइट्रोजन जो है एक पोषक तत्व निकालते हैं, उसमें अगर मिट्टी में उस पोषक तत्व की कमी है तो क्या होगा, जैसे हम गेहूं की फसल के लिए किसान भाइयों 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डालते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में 25 कनाल होती है, तो 120 डालेंगे। लेकिन अगर मिट्टी के नमूने में कम पाया गया तो हम जब कन्वेंशनल सॉइल टेस्टिंग से हम रिकमेंडेशन करेंगे, किसान खाद डालेगा तो क्या करेगा, अगर कम है तो 120 का 25% बढ़ा देंगे, यानी 120 का 25% हो गया, आप 30 और डाल दो तो 150 हो गया, 150 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हो गई। अगर मिट्टी के नमूने में जो उसका जो लेवल है वो मीडियम है, मीडियम का मतलब जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम 280 से लेकर के मैडम 560 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर होगी, तो उसको मध्यम वर्ग करेंगे। तो अगर खाद डालेंगे हम तो वो वही खाद होगी जो रिकमेंडेड है, यानी जैसे गेहूं की बात करूं मैं किसान भाइयों को बताऊं तो उसमें 120 किलो ही डालेंगे। अगर हाई है तो क्या होगा, उसमें नमूने में हाई ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है तो हम 25% उसमें घटा देते हैं, तो 120 से 30 और घटा दो, 90 किलो नाइट्रोजन डालेंगे। लेकिन देखिए एक नमूना किसान भाइयों को मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ, 2 नमूने आते हैं आपके पास मैडम। एक नमूने में होता है कि 290 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है, और दूसरे में है 550 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है। तो लेवल तो उनका दोनों का मैंने कहा मीडियम है, 280 से 560 है। तो दोनों के लिए जो दूसरा मेथड है हमारे, उसमें तो सेम नाइट्रोजन डाली हमने, जैसे गेहूं के लिए 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डाली, लेकिन इसका जो डिफरेंस देखें आप तो बहुत ज़्यादा है। तो जो लक्ष्य आधारित खेती होती है, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इसमें क्या करते हैं, मिट्टी परीक्षण तो वैसे ही करेंगे, मिट्टी का नॉर्मल करते हैं, मिट्टी का नमूना भी वैसे ही लेंगे, लेकिन इसमें हमें एक समीकरण बनाए हुए हैं अपने हमारे विभाग ने, जो है हमारा एग्रीपोन सॉइल STCR है, उसमें सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, उसमें हमने समीकरण बनाए हुए हैं और तालिकाएं बनाई हुई हैं कि इतनी नाइट्रोजन का स्टेटस है, और लेट अस सपोज हमें गेहूं का 25 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार चाहिए या 35 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार चाहिए, तो हमें इतनी खाद डालनी है। तो उसके आधार पर जो खाद होगी वो सही होगी और संतुलित होगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर मैडम इसमें रखना पड़ेगा किसान भाइयों और बहनों को, कि उसमें जो खाद डालेंगे आप वो एरिया स्पेसिफिक होती है। जैसे कांगड़ा है, कांगड़े के लिए जो समीकरण होगा ना वो शिमला के लिए अलग होगा, या
दूसरे इलाकों के लिए अलग होगा, वैरायटी स्पेसिफिक। इसकी वजह क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियां जो है या ना, फिर टेम्परेचर ऐसा है? टेम्परेचर भी और एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो हैं, मिट्टी है, वैरायटी है, सीड है, क्रॉप है, उसके आधार पर समीकरण जो वो क्रॉप स्पेसिफिक है। और इसमें एक प्री कंडीशन ये है कि सारी शस्य क्रियाएं ऑप्टिमम होने चाहिए, घास फूस नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा। तो ये है, लेकिन उसमें जो आप मात्रा डालेंगे वो बिल्कुल सही होगी और संतुलित होगी, उसमें वेस्टेज नहीं होगी और पैदावार भी अच्छी होगी और मिट्टी की सेहत बनी रहेगी। तो ये है लक्ष्य आधारित, यानी एक टारगेट फिक्स किया गया है और उसको पूरा करने के लिए उसी के अनुरूप सारे काम होंगे जी। सर, एक बात और देखने में आई है कि हम अक्सर देखते हैं जब रेकमेंड की गई है कि खाद है या पोषक तत्व है इस तरह से डालने हैं, हम देखते हैं कि किसान अक्सर जो है वो लेकर आते हैं खाद को और यूँ छट्टा, जिसे छट्टा देना कहते हैं, उस तरह से भी खाद पौधों में डालते हैं। तो खाद को डालने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मशीनों द्वारा डाली जाए, हाथ से डाले जाएँ ये पोषक तत्व, क्या किया जाए? ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में किसान भाई, जैसे आपने कहा कि गेहूं लगाते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर हैं या पावर टिलर हैं, हमारे जो छोटे हैं तो पावर टिलर लाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें वो बीज लगाएंगे और इफ्को का छट्टा दे देंगे 12-32-16 का। किसान भाइयों, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फास्फोरस जो खाद है इफ्को का छट्टा ना दीजिए। इफ्को जो है वो लाइन में डालना चाहिए, 12-32-16 जो वो लाइन में डालना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस चलता नहीं है मैडम। अच्छा। मिट्टी में नहीं चलता है। इसकी उपलब्धता वैसे भी 15 से 20% है अगर लाइन में डालेंगे आप। अच्छा। लेकिन अगर किसान भाई छट्टा देंगे तो उसकी उपलब्धता बहुत कम होगी। तो किसान भाई इतना खर्च करता है, इफ्को की बोरी लाता है, मेरे ख्याल 1000 से ऊपर है, 1038 और 1068 रुपीज़ की होगी मेरे ख्याल। उसका डालना भी फिर बेकार चला जाएगा। तो अगर फास्फोरस डालना किसान भाइयों, बिजाई के टाइम डालिए, लाइन में डालिए तो बहुत अच्छा है। यूरिया दे सकते हैं आप छट्टा। अच्छा। यूरिया जो चलता है, यूरिया डालेंगे किसान, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम में, तो वो लेता है किसान और वो यूरिया का जो छट्टा दे देता है। तो मॉइस्चर होनी चाहिए, यूरिया का छट्टा दे सकते हैं, लेकिन वो चलता है, नाइट्रोजन चलेगी लेकिन फास्फोरस नहीं चलेगा। तो इसको डालेगा आप काइंडली किसान भाइयों आप लाइन में डालिए जी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि अगर फास्फोरस की कमी है और पौधे को वो चाहिए तो उसको डालने की विधि भी सही होनी चाहिए। बहुत खूब। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो हैं आजकल देसी खादों की तरफ ज़्यादा अपना रुख कर रहे हैं। जैसे हमने यूरिया के बारे में सुना है कि ज़्यादा यूरिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पौधों के लिए खतरनाक होता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? और आजकल नीम लेपित यूरिया भी है, वो कितना अच्छा है? ये भी आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। तो किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना आपने। मिट्टी परीक्षण के आधार पर देखिए आप, अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है आप उतनी मात्रा डालिए, ज़्यादा नहीं। आपने कई बार किसान क्या देखता था कि इफ्को की बोरी महंगी है, यूरिया थोड़ा सस्ता है, तो क्या किया, यूरिया फेंक दिया। यूरिया ज़्यादा डालने से हमने अपने विभाग में ही मैडम ये देखा है कि जिस खेत में हमने यूरिया कई सालों से डाला है लगातार तो उसमें एक तो पैदावार ना के बराबर, हमारे 34-35 साल हो गए, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट हमारे। तो उसमें हमने देखा गेहूँ जैसे लेते हैं या हम मक्की लेते हैं, तो गेहूँ की फसल में भी आपको एक तो उसमें जर्मिनेशन ही नहीं होगी। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कुछ पैदावार, बीज उतना बराबर ही लगाया होता है तो पैदावार नहीं होगी। दूसरी, मिट्टी की सेहत बिल्कुल ख़राब होगी, पीएच कम हो जाएगी। किसान भाइयों, ज़्यादा यूरिया करने से, प्रयोग से मिट्टी की तेजाबी पना जाता है जी। क्योंकि जब नाइट्रिफिकेशन होती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। और आपने नीम कोटेड यूरिया की बात की, जितनी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जैसे हम नीम कोटेड लगाते हैं, उसमें क्या होता है, साइंटिफिक टर्म में अगर मैं कहूँ तो नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है किसान भाइयों, वो स्लो हो जाता है। अच्छा। जितना स्लो होगा तो उतना ही मतलब उसकी उपलब्धता ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसका जो उपलब्धता है नाइट्रोजन की ज़्यादा है। चलिए डॉक्टर दीक्षित, हमने बात कर ली है खादों की। अब एक और बात है, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और उसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन में क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, कैसे नमूना लिया जाए और कितना ज़रूरी है ये टेस्टिंग? हमारी जो सरकार है वो मिट्टी परीक्षण के ऊपर बहुत, सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं और तो लगभग सभी किसानों के लिए ज़रूरी हो गया। तो सॉइल हेल्थ कार्ड
बनाना किसानों को बहुत ज़रूरी है और मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है जी। तो आजकल तो जीपीएस बेस्ड और जीआईएस बेस्ड जो है वो हम सॉइल सैंपलिंग कर सकते हैं। जी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है तो आप हमें इसका सही तरीका बताएं। ठीक है, तो इसमें ये है कि किसान भाई अपना मिट्टी को कलर के आधार पर, कैसा रंग है उसका, ढाल के आधार पर मिट्टी को सिलेक्ट करे, उससे मिट्टी का नमूना ले। जैसे एक जैसी मिट्टी है उससे 8-10 जगह से मिट्टी का नमूना लिया। कैसे लेगा वो नमूना? ऊपर की मिट्टी को वो साफ, थोड़ा सा घास फूस को साफ करे, फिर बी शेप्ड, बी विक्ट्री के कार का ऐसे कट मारे, फिर ऊपर से नीचे उस मिट्टी को निकाल दे, ऊपर से नीचे 1-2 इंच सेंटीमीटर या इंच मोटी परत ले। उसके बाद 8-9 जगह से मिट्टी का नमूना लिया, उसको सारे मिट्टी के नमूनों को अच्छी तरह एक जगह मिक्स करें, 4 भाग करें, उसमें 2 भाग जो विपरीत दिशा में उसको फेंक दे, 2 रह गए फिर मिलाएं, जब तक उसके पास आधा किलो जो मिट्टी का नमूना रह जाएगा उसको वो रखेगा और उसमें सारी जड़ें जो हैं या कोई कंकर पत्थर हैं उसको निकाल करके फिर साफ़ सुथरी कपड़े की थैली में रख करके वो उसको अपना नाम पता लिख करके सॉइल टेस्टिंग लैब को भेज सकता है और उसका एनालिसिस कर सकता है, उसके आधार पर खाद डाल सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सॉइल टेस्ट कराएं, उसके बाद आप उसमें जो पोषक तत्व है वो डालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीक्षित, आप स्टूडियोज़ में आए और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभ उठाया होगा। आज के अंक में बस इतना ही, अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।